गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा प्लस टू क्लास बेटे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 11th लेक्चर पे आज पहुंच गए हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था और फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे हम लोग। आप लोगों ने दो चीजें एप्लीकेशन में डिस्कस कर ली थी, दो एप्लीकेशन मतलब हमने कर ली थी। कौन कौन सी? एक तो गॉस लॉ यूज करके टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये दो चीजें हमने की थी। आज जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हम लोग करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। क्या करना है? प्लेन शीट है हमारे पास कोई, उसकी वजह से हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या यूज करके? गॉस लॉ यूज करके। क्या यूज करके? गॉस लॉ यूज करेंगे। देखो क्या दिया है उसने, एक प्लेन शीट दी है हमें ये इस तरह से, और इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज पूरी शीट के ऊपर क्या हो गया बेटे? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? जब आप इस तरह का चार्ज बनाते थे, लिखते थे, तो उसको कैसे लिखते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज शीट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? ये बेटे हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज शीट है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करते थे ना हम इसको। तो क्या होता था बेटे? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है और उसी से हम टोटल चार्ज निकाल पाते थे। टोटल चार्ज निकाल पाते थे ना उससे। जैसे इतने एरिया में, सपोज इसके इतने एरिया में, ये एरिया यूनिट एरिया है और इतने एरिया में चार्ज कितना? क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ए मतलब जितना भी इसका एरिया होगा। अगर 1 मीटर में ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा, सिग्मा इंटू 1 होगा। अगर हम एरिया ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू चेंज कर करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? सिग्मा। अच्छा बेटे, अब जब हम गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो हमने उसके 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। पहला स्टेप क्या था? वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता था और वो गॉसियन सरफेस क्या होता था? एक सिमेट्रिक सरफेस। किस चीज की सिमेट्री होनी चाहिए? E and theta. E should be same at the surface and theta means angle between electric field and area vector should be same on the surface everywhere. ये होता था गॉसियन सरफेस। अब इस प्लेन शीट की केस में अगर हम गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे तो किस तरह का गॉसियन सरफेस बनेगा? सपोज करो हमने यहाँ किसी पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट है P और उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्फीयर बना के देखा, कुछ भी बना के देख रहे थे, नहीं पता चल रहा था। हिट एंड ट्रायल करते गए तो ये कंक्लूजन निकला कि इस प्लेन शीट के केस में एक सिलेंडर है, वो क्या होगा? इसका गॉसियन सरफेस। क्या होगा इसका गॉसियन सरफेस? एक सिलेंडर, और एक ऐसा सिलेंडर जो कि इस शीट को पूरा पार करता हुआ, काटता हुआ जाएगा, वो सिलेंडर इसका क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस। समझाती हूँ देखो। और उसके उस सिलेंडर के प्लेन पे जो सरफेस है उसके ऊपर हमारा पॉइंट जो है वो P पड़ा है। ये ऐसा, ये ऐसा, इस तरह का। अब मैंने बोला कि पीछे की तरफ इसको क्या करेगा? काटता हुआ जाएगा। पीछे की तरफ इस शीट को काटता हुआ जा रहा है, ये ऐसे। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपके पास? एक गॉसियन सरफेस। क्या बनेगा? एक गॉसियन सरफेस। अब देखो कंडीशंस जस्टिफाई कर रहा है, तो बना दिया। क्या ये इस कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहा है? क्या इसके हर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है? क्या एंगल थीटा की वैल्यू हर जगह सेम है? देखो जब आपने लास्ट क्लास में बेटे एक स्ट्रेट वायर वाला कंडक्टर किया था तो उसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर बना था। वो उसके हमने उसको कंडक्टर को एक्सेस मान के उसके आसपास सिलेंडर खींच दिया था उतने रेडियस का, है ना।
और सिलेंडर के सरफेस के ऊपर पॉइंट पी पड़ा था। अब इस केस में क्या है, ये शीट को पार करता हुआ जा रहा है। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शीट अगर हम देखें, चेक करें तो किस तरह से बन रहा है शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरह से बनता जाएगा, इस तरह से सब जगह शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अच्छा, अब ये जो सिलेंडर है इसके 3 सरफेस बनेंगे, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस और ये जो बीच वाला है ये कर्व सरफेस। जैसे ये मार्कर है, ये इस तरह से ये मार्कर है, ये वाला हिस्सा जो इसका है ये इस तरह से रोल हुआ, ये कर्व सरफेस बेटे, ये वाला फ्लैट सरफेस, ये वाला भी फ्लैट सरफेस, 2 फ्लैट सरफेस में 2 प्लेन सरफेसेस और एक कर्व सरफेस। तो हमें तीनों पे अलग अलग चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेन सरफेस पे चेक कर लेते हैं। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ हर बार इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू भी कैसी है, सेम। उसकी वैल्यू कैसी है, सेम, क्योंकि हमने इससे यहां से जितना भी डिस्टेंस था, कुछ भी आर मान लेते हैं हम इसको कि ये यहां से पॉइंट पी हमारा कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो सब जगह अगर जब मैं यहां से चेक करूंगी तो सरफेस के ऊपर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। और अगर यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगी बेटे, तो यहाँ से कहीं पे एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी। तो इस केस में प्लेन सरफेस के केस में थीटा कितना, 0 डिग्री। यहाँ इस प्लेन सरफेस के केस में इसको मैंने सरफेस 1 बोल दिया, फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 1 पे ई और ए की सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिमिलरली इधर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। तो जब यहां सिलेंडर पे चेक करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर कहीं इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो यहां फिर से फ्लैट सरफेस 2 पे फिर से थीटा कितना, 0 डिग्री, थीटा कितना, 0 डिग्री। अब कर्व सरफेस पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही चल रहा है, बट एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस का कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। आप कर्व सरफेस पे कहीं भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही चल रहा है हमेशा, ठीक है। एरिया वेक्टर इस तरह से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हमने सिमेट्री बना ली, मतलब हमें पता चल गया कि जो शीट है उसके अगर आप कोई और सरफेस बेटे और गॉसियन सरफेस कंसीडर करने की कोशिश करोगे सिमेट्री बनती नहीं है। आप स्फीयर को कुछ भी जो भी आप कंसीडर करने की कोशिश करते हो सिमेट्री बनती नहीं है। हिट एंड ट्रायल से बार बार करने के बाद ये कंक्लूड किया गया कि इसमें से जो हमारे पास प्लेन शीट होगी उसमें जो सिलेंडर होगा हमारा वो क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस बनेगा। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, ये देखिए जरा, ये इस तरह से देखो, ये पहले प्लेन शीट थी और इसके ऊपर चार्ज कैसा, सब जगह चार्ज फैला हुआ, दोनों सरफेसेस पे, दोनों तरफ प्लस 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 चार्ज फैला हुआ। और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इसका गॉसियन सरफेस बना और इस तरह से इसको पार करके गया। वहां पे कई बार बोर्ड पे नजर नहीं आती पूरी चीज, ये शीट ऐसे पड़ी थी और ये इसको इस तरह से क्रॉस करके गया बीच में से चीर के, ठीक है। तो क्या क्या बना, ये वाला प्लेन सरफेस, ये वाला प्लेन सरफेस और ये वाला कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी, एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर बनेगा, तो कितना एंगल बना बेटे, 90 डिग्री। प्लेन सरफेस पे, इस सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर चल रही है मेरे फेस की तरफ, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। सिमिलरली इस केस में यहां से इस पॉजिटिव से निकलेंगी इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी इस तरह से, ठीक है। मैं दोनों तरफ से दिखा दिया ऐसा। डन बेटे, समझ गया मेरी इस चीज को, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। हमने स्टेप नंबर 1 हमारा कर लिया है। लिखो जरा, मैं बोल रही हूँ बेटे। स्टेप 1 में लिखो, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस in the shape of a closed cylinder, in the shape of a closed cylinder whose axis is normal to sheet of charge, normal to sheet of charge। अब देखो सिलेंडर के एक्सिस कौन से, ये इसके बीच में से ऐसे निकल रही है, ये इसके एक्सिस है, और ये शीट के कैसे है, ये शीट है, शीट के कैसे है, परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। शीट ऐसे है ना, एक्सिस ऐसे है, एक्सिस ऐसे और शीट ऐसे, कैसे, नॉर्मल। इसलिए हमने वर्ड वहां पे क्या यूज किया बेटे, नॉर्मल वर्ड जो है हमने वहां पर यूज किया, ठीक है। नॉर्मल टू द शीट ऑफ चार्ज, फुल स्टॉप। P is on flat surface,
P क्या है, वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। P is on flat surface and extends equally, यहाँ पे तो भी छोटा बना है ना बेटा, मतलब पूरा प्रॉपर नजर नहीं आ रहा होगा, जितना यहाँ पे आर है उतना ही उधर लेंगे आर, ठीक है, उतना बराबर का, जैसे ये यहाँ पे मैंने बराबर बनाया, देखो इधर वाला हिस्सा सिलेंडर का और इधर वाला हिस्सा सिलेंडर का, दोनों की लेंथ सेंटर से बराबर, सिमेट्री के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। P is on flat surface and extends equally on both sides for symmetry. For symmetry. Full stop. E is same at every point of flat surface. Same at every point of flat surface and at every point of curved surface. At every point of curved surface. Full stop. Theta in case of flat surfaces. Theta in case of flat surfaces is 0 degree. Is 0 degree everywhere, and in case of curved surfaces, in case of curved surfaces 90 degree everywhere, 90 degree everywhere, ठीक है राजे। स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या होता था बेटे हमारा? स्टेप टू में हम क्या करते थे? क्लोज्ड इंटेग्रल EDA, इसको मिटाते हैं। स्टेप 2 क्लोज्ड इंटेग्रल EDA, ये कैलकुलेट करना था। अब ये सिलेंडर है बेटे, जैसे पिछली क्लास में किया हमने, इसको 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये इज इक्वल्स टू EDA कर्व्ड सरफेस के लिए प्लस EDA फ्लैट सरफेस 1 प्लस EDA फ्लैट सरफेस 2, फ्लैट सरफेस 2। वैल्यूज पुट करो। क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस के लिए लिखो EDA कॉस कितना 90 डिग्री प्लस फ्लैट सरफेस के लिए EDA कॉस 0 डिग्री। लिख लेना, ये कर्व्ड है, ये फ्लैट सरफेस 1 है, प्लस E.dA कॉस 0 डिग्री, ये फ्लैट सरफेस 2 है। कॉस 90 कितना होता है बेटे? 0। तो ये वाली कर्व्ड वाली टर्म तो जो थे खत्म हो गई। क्या बचा आपके पास? क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्लैट सरफेस या कॉस 0 की वैल्यू बेटे 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। E हर जगह सेम है तो E बाहर आ जाएगा। E हर जगह क्या है? सेम, तो E बाहर आ जाएगा। क्या बचा आपके पास? EDA प्लस EDA, ये बचा ना। किसका एरिया लेना है हमें? एरिया हमें यहाँ पे किसका लेना है बेटे? गॉसियन सरफेस का। तो कितना, कौन सा गॉसियन सरफेस? यही है ना। तो इसका एरिया कितना? इसका एरिया मैंने मान लिया कि A एरिया है। इसका एरिया कितना है? हमने मान लिया इसका एरिया A है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एरिया A, यहाँ पे भी एरिया A, ठीक है। तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना? A। इस फ्लैट सरफेस आप बेटे वो पाई स्क्वायर भी लगा सकते हो, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने A ले लिया, ठीक है। इसका टोटल एरिया हमने छोटे से एरिया पे कैलकुलेट किया था, इसका टोटल एरिया कितना बन गया? ये क्या बन गया? E.dA इज इक्वल्स टू E इंटू A प्लस E इंटू A, क्या बन गया? 2EA।
इसको नोट करके रख लो, क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीए कितना आया 2EA। नोट कर लो बेटे इसको। डन। स्टेप 3 पे चलते हैं अब। स्टेप 3 में क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या आएगा बेटे, गॉसियन सरफेस कौन सा, ये मतलब सिर्फ इस सिलेंडर के बीच में जितना चार्ज है वही कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए है, तो क्यू कितना हो गया बेटे, सिग्मा इंटू ए। क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ए एरिया है ना इसका, यहाँ पे हमने जनरल में लिखा था पर हमने एरिया लिया ही ए है, कुछ भी हो सकता है, जो जितना भी एरिया था उसके साथ उसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सिग्मा इंटू ए। नाउ स्टेप 4, अप्लाई गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए की वैल्यू कितनी 2EA इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ए के साथ ए मरा, ई की वैल्यू कितनी आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन केस ऑफ प्लेन शीट इनफाइनाइटली जो लार्ज है उस केस में ई की वैल्यू कितनी आई बेटे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई बेटे मेरी बात। अच्छा इसमें एक चीज देखो, ई इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आर। हमने अभी तक जितने केसेस पढ़े हैं उन सब में जो ई है आर पे डिपेंड करता है, मोस्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाता है ना। किसी में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, पिछली बार जो आपने स्ट्रेट कंडक्टर वाली बात की उसमें आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, आंसर आपका आया था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये कैसे हो गया, हम तो हमेशा बोलते हैं कि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, पर यहां भी इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, ये क्वेश्चन सोचने वाला है ना, कैसे हो गया बताते हैं आपको कैसे हुआ। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये टॉपिक पेपर में पूछ लिया जाता है रजे। ये पूरी जो डेरिवेशन करवाई है, ठीक है। गॉस लॉ पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पिछले पेपर उठाकर देखोगे गॉस लॉ मोस्टली हर पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इसमें कुछ भी, आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा गॉस लॉ, स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट एंड प्रूव एप्लीकेशन कोई भी आ जाएगी, ऐसा कुछ कुछ गॉस लॉ मतलब मोस्टली हर पेपर में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ई आर से इंडिपेंडेंट कैसे हो गया। देखो बेटे जो हमारी शीट है, जैसे ये मेरी शीट है, इस शीट में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह, ठीक है, किसी एक तरह ब्रश की तरह लग रहा है, जैसे टूथ ब्रश होता है या हमारा शू पॉलिश वाला ब्रश होता है, उसके ब्रिसल्स होते हैं ना एक जैसे एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल बने रहते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है ना। तो ये ऐसे जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर बेटे मैंने यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया तो कितना, जितना भी है 3 लाइन क्रॉस कर रही है ना, फिर मैंने यही वो यहां पर भी उतना एरिया लेके चेक किया, फिर भी क्या है सेम। ये सेम है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती थी इधर उधर, बट नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि ये इसको क्रॉस नहीं ना कर सकती। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये आगे है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती है सीधी, ये इसको। अब ऐसा होने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से मतलब ये इसी तरह से चलता जाएगा, आप कहीं भी जाके देखो आर से इंडिपेंडेंट ई की वैल्यू सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। बट हियर इज वन कंडीशन। कंडीशन क्या है, हमारी हेडिंग में लिखी हुई थी, द शीट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये शीट जो है इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब बहुत लार्ज, ठीक है। अगर बहुत लार्ज होगी तो चार्ज सब जगह स्प्रेड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती जाएंगी। अगर शीट बेटे फाइनाइट लेंथ की हुई, ये फाइनाइट मतलब इतनी लेंथ की शीट है,
तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ठीक है ऐसे चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से चल रहा है, बट जो साइड वाली होंगी अब वो क्या करना शुरू कर देंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर यहां पर चेक किया और फिर उसी वही पर्टिकुलर एरिया लेके यहां पर चेक किया, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंट, अब डिफरेंट है, अब वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ई आर पे कब तक डिपेंड नहीं करेगा, जब तक हम किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं, तो वो सीधी इसी तरह से चलती जाती हैं। जितना सीधा चल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बन रहा है, और आप जहां मर्जी चेक करोगे ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। डन बेटे, दिमाग में चली गई ये चीज कैसा क्यों हो रहा था, ठीक है। अच्छा, ये थिन शीट की बात होगी, थिन मतलब बिल्कुल पतली, जैसे मैंने पेपर दिखाया आपको। अगर शीट थोड़ी सी मोटी होगी तो, शीट ज्यादा थिक होगी तो उसके दोनों सरफेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी और जो अभी बनेगी उसका क्या बन जाएगी, तो ई बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बाई एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट उसका आंसर आ जाएगा। एक सरफेस दो सरफेस बन जाएगा ना थिक शीट के, थिक शीट है ऐसे, थिक इसकी मोटाई है इस तरफ और इस तरफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इस वाले की वजह से E1 लिख दिया, इस वाले की वजह से E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के साथ 2 मर गया, कितना बना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटे। एक चलो मैं लिखवा देती हूँ, अच्छा बेटे आपको क्या दिया उसने, आपको दो सरफेसेस दे दिए, ये ऐसे, और कहते हैं दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर इसके ऊपर प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके ऊपर भी प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा केस है तो कहता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट और विद इन द सरफेस, यहाँ पे इन बिटवीन, यहाँ इसकी राइट पे, यहाँ इसकी लेफ्ट पे, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। अभी शीट वाला केस ही बन रहा है बेसिकली, तो हमें शीट में रिजल्ट तो पता है कि देखो सरफेस और शीट में डिफरेंस होता है। शीट जो मैंने अभी बनाया था थिक शीट के दो सरफेस, थिक शीट के दो सरफेस, हमने जो E/2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट निकाला वो एक सरफेस के लिए निकाला, तो अगर थिक शीट थिक है उसके दो सरफेस बने तो दोनों के लिए जो अलग अलग निकला, इसलिए उसको हमने सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो अभी किया था हमने। यहाँ पे दो सरफेसेस हैं आपके पास, दो अलग अलग सरफेसेस हैं आपके पास। अब इस तरफ यहाँ और यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो मैं पहले यहाँ देखते हैं हम लोग लेफ्ट की तरफ। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेक्चर नंबर 5 में आई थिंक सो मैंने ये चीज समझाई हुई है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं या ऐसी कोई कंसिडरेशंस करते हैं तो इस तरफ चलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और इस तरफ चलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। जो बच्चे अभी लेक्चर 11 आप लोग लगा रहे हो, प्लीज लेक्चर 5 का कुछ स्टार्टिंग वाला पोर्शन जहां पे मैंने ग्राफ्स करवाए हैं वो आप लोगों ने एक बार बेटे लगा लेना है वो टॉपिक, क्योंकि वो मुझे ध्यान नहीं है कि हमने क्लास में उसको किया था या नहीं। अगर किया था तो वेल एंड गुड, मेरे बेटे दिमाग से स्किप हो गई है वो चीज कि हमने क्लास में उस चीज को डिस्कस किया था या नहीं किया था। अगर तो कर रखा था आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है, नहीं किया तो वो 10-15 मिनट का टॉपिक है, आप उसको प्लीज जरूर लगाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है उसमें से, ठीक है। तो इस
इस तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इस तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे नेगेटिव, है ना। तो इस चार्ज की वजह से इस तरफ जा रहा है, तो मतलब इस पर फर्स्ट सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बट नेगेटिव। और इसकी वजह से जब हम इसकी वजह से देखेंगे तब ये भी किधर, ये ऐसे, ये भी इस तरफ चल रहा है नेगेटिव। इसकी वजह से कितनी E2 इज इक्वल टू सिग्मा इसमें भी माइनस सिग्मा बाय सिग्मा 1 ले लो, सिग्मा 2 इसकी चार्ज डेंसिटी है, इसकी ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम भी हो सकते हैं, सेम वाला केस भी करेंगे, पहले अलग अलग लेके लिख लेते हैं इसको। ये बना, तो लेफ्ट वाली तरफ अगर मैं जब लेफ्ट वाली कैलकुलेशंस कर रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना मेरे पास टोटल, E1 प्लस E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितना बना बेटे, कितना बना बेटे, माइनस सिग्मा माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और उसकी वैल्यू मैंने मान ली सिग्मा, तो कितना आंसर आ जाएगा, देन E इज इक्वल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे सिग्मा बैठे, इसकी जगह पे सिग्मा कितना बना 2 सिग्मा, कैंसिल आउट हो गया, क्या बना माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन भी किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आई मेरी बात। इसकी वजह से भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी है, हमें लेफ्ट पे कहीं भी बोल दिया उसने, तो जब मैं इसकी वजह से निकालूंगी, पहली बात तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या है नेगेटिव है, इसकी वजह से भी इधर ही जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी इधर जा रहे हैं, दोनों का नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, वही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, जब दोनों एक तरफ चल रहे हैं तो एडिशन होगी, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये आएगा, अगर दोनों सेम दे दिए, बहुत बार सेम देता है कि सेम चार्ज डेंसिटी है, तो दोनों की वैल्यू सेम पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब आते हैं राइट वाली साइड पे, इसमें इसकी वजह से इस तरफ जाता हुआ E इज इक्वल टू E2 लिख लो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, फिर इसकी वजह से भी ऐसे जा रहा है बेटे, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो E कितना हो गया बेटा, E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, फिर अगर सिग्मा 1 इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा कितना आ गया, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, कैंसिल आउट हो गया, क्या बना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैल्यू सेम आएगी बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। अब किस तरफ, राइट की तरफ, अब किस तरफ, राइट की तरफ, डायरेक्शन इसकी, ठीक है राजे, समझ गए इतनी बात। अब विदिन देखते हैं, विदिन का केस देखते हैं, इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन इसकी वजह से ऐसा और इसकी वजह से ऐसा, मतलब इसकी वजह से पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, मैं यहां लिख रही हूं विदिन वाला केस। E1 क्या बनेगा, उस तरफ जा रहा होगा पॉजिटिव सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या बनेगा बेटे, E2 क्या बनेगा माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E कितना आ जाएगा इस केस में, इस केस में E कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और अगर दोनों बराबर हो गए, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन E इज इक्वल टू 0, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। अगर बराबर चार्ज डेंसिटी वाले हुए तो बेटा दिख ही रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा उस केस में 0, समझ गए बेटे मेरी बात। तो इस तरह का कुछ अगर आपसे पूछा जाता तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, आपने खुद से करना है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। दोनों नेगेटिव लेके आपने खुद से उसको सॉल्व करना है, डन, समझ गए बेटे मेरी बात। सबने करना, आई विल चेक, मैं किसी भी दिन जूम मीटिंग करूंगी या किसी भी दिन आप लोगों से व्हाट्सएप पे आपके नोट्स मंगवाऊंगी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, ये मत सोचना कि लेक्चर लगा के ऐसे छोड़ देंगे और मैम चेक नहीं करेंगे, हम आई विल चेक डेफिनेटली, डन, ओके।
अब आगे है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल, चार्ज्ड शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। EF लिख रही हूँ बेटा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की वजह से कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सब कुछ सेम वही करना है। अब स्फेरिकल शेल ले लेना है, ठीक है। स्फेरिकल शेल लिया, ये ऐसा, यहां हमारे पास ये बेटे मेरे पास स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसकी वजह से तीन केसेस बनते हैं, हमें तीन केसेस स्टडी करने हैं इसकी वजह से। इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट दिया का कितना होगा, इसके इनसाइड कितना होगा, ऑन द सरफेस कितना होगा। तीन केसेस बनते हैं इसमें। आउटसाइड पे कोई पॉइंट दे दिया, वो पूछेगा आउटसाइड बता दीजिए, इनसाइड दे दिया तो इनसाइड बता देंगे, ऑन द सरफेस दे दिया तो ऑन द सरफेस भी बता देंगे। हम तीनों केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे, तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना वाला, हमने इसको क्यू चार्ज दिया, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना चार्ज दिया इसको, क्यू। टोटल चार्ज गिवन, इस शेल को कितना चार्ज दिया गया था, क्यू, जो कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है, ये आर, इसका रेडियस अगर आर है तो इसका शेल है ना, ये सफियर है, सफियर के एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सिग्मा इज इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा, ये चीजें हमें पता है। अब सबसे पहले तो हम आउटसाइड वाला केस करते हैं कि आपको जो पी पॉइंट है यहां कहीं दे दिया, ये पी पॉइंट दिया है, कहते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। हमें क्या बनाना पड़ेगा पहले, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इसका कैसा बनेगा, सफियर ही बनेगा इसका गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे सिमेट्री के लिए यहां से हम इनको मिलाते हुए क्या बना देंगे, एक इसके आसपास एक सफियर बना देंगे, इसके आसपास एक सफियर बना देंगे, ठीक है राजन, सफियर है ना। तो ये सफियर क्या बना इसका, गॉसियन सरफेस, ये सफियर इसका क्या बन गया बेटे, गॉसियन सरफेस। चेक कर लो आप, चेक कर सकते हो आप, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को ना मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा फिर, ये पी यहाँ पर है, इसके ऊपर, और ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से इसका पी का वो कितना है, ये स्मॉल वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, स्मॉल वाला, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर निकलता हुआ हर जगह, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज से कैसा होता है, आउटसाइड, रेडियली आउटवर्ड, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बाहर की तरफ जाता हुआ, वो तो सिमेट्री हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, सेम क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट सारे पॉइंट्स से सेम डिस्टेंस पे होंगे, यहाँ पे अगर छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, सेम, सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन जस्टिफाई होगी। अब एरिया वेक्टर वाली कंडीशन देखो, एरिया वेक्टर अगर यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रहा है और यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, कहीं भी आप चेक करोगे पूरे सरफेस के ऊपर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये हमारा एक सिमेट्रिक सरफेस बन गया, सिमेट्रिक सरफेस बन गया, ठीक है। किसके लिए, आउटसाइड दी शेल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटसाइड वाला केस हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटसाइड दी शेल जब हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है। आउटसाइड दी शेल पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, लिख लेना बेटे इन चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लिख सकते हो, लिखवाऊं, मैम बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे हो, है ना, चलो कोई बात नहीं, लिखो जरा फर्स्ट स्टेप लिखो फटाफट से। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस,
consider a Gaussian surface, comma, a concentric spherical shell, a concentric spherical shell of radius r, small r लिखना बेटे, radius r, so that P lies on the surface, full stop. E is radially outwards, as if complete charge q, ये कैपिटल Q जो हमने इसको दिया था, as if complete charge q is placed at the center, full stop. E is same throughout the surface, E and theta लिख लो, E and theta is same throughout the surface, and theta is equals to 0 डिग्री, हर जगह कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया बेटे। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटे, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए। अब ई तो हर जगह सेम है, ई क्या बच गया आपके पास, क्लोज्ड इंटीग्रल, एक मिनट, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या बना बेटा ये, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री, और कॉस डिग्री कितना होता है 1। अब ई बाहर आ गया, कांस्टेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए, किसका इंटीग्रल कर रहे हो, किसका एरिया ले रहे हो, गॉसियन सरफेस का। तो क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर, कौन सा आएगा ये वाला, ये याद रखना बेटे, कैपिटल आर डाल देना, कैपिटल आर शेल का रेडियस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस वाला जो शेल है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल है। तो हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये स्टेप 2 हो गया आपके पास। स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, स्टेप 3 की कैलकुलेशन में क्या होता है बेटे, हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल चार्ज। तो चार्ज कितना एनक्लोज है इसके बीच में, जितना हमने गिवन था वो सारा का सारा इसके अंदर ही आ रहा है। उसको स्टेप 3 चार्ज enclosed by Gaussian surface। कितना बचे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। स्टेप 4 अप्लाई गॉस लॉ, करो जरा गॉस लॉ अप्लाई। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्टेप 2 में क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही वैल्यू है ना इसकी। तो ई की वैल्यू कितनी आई बेटे, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एरिया की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, एरिया की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, या इसकी जगह पे क्यू भी लिख सकते हो। सिग्मा ए क्या है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को देखना, यहाँ से आपको पहचान नहीं हो रही थी, इस रिजल्ट से आपको पहचान हो जाएगी। ये एक रिजल्ट पहले भी देखा हुआ है, ये रिजल्ट पहले भी देखा हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद है, सबसे शुरू में किया, फिर उसके बाद अभी आपने गॉस लॉ से भी किया जब फर्स्ट एप्लीकेशन की, उसमें भी ये रिजल्ट आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस
क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर, यही था। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि जब हम आउटसाइड शेल वाला केस डिस्कस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट किसका आता है, पॉइंट चार्ज का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जिसका सारे का सारा चार्ज है वो कैसा है, ऐसा जैसे कि सेंटर पे आके प्लेस हो गया, सारे का सारा चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे आके प्लेस हो गया। तो ये वो वाला केस है। डन। तो आउटसाइड वाले में आपके पास ये रिजल्ट आया। अब अगर आप ऑन दी सरफेस बात करोगे, कौन सी बात कर रहे हैं हम, अभी आउटसाइड वाले की थी, ऑन दी सरफेस देखो, अगर पॉइंट पी आपको कहां दे दिया, इसी सरफेस के ऊपर, ऑन दी सरफेस, कौन, पॉइंट पी, है ना। पॉइंट पी मतलब इसी शेल के ऊपर है कहीं, ये यहां पर, ठीक है। ऑन दी सरफेस मतलब यहां पर। अब इसका गॉसियन सरफेस बिल्कुल इसके साथ ओवर ऑलमोस्ट इसको ओवरलैप करता हुआ बनेगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0। अब स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर, पहले कितना डिस्टेंस में था r, अभी भी स्फेरिकल शेल ही हमारा गॉसियन सरफेस बन रहा है, तो सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि अब पॉइंट पी की वैल्यू जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, ये हो गई है दूसरे केस में। ये पॉइंट पी जब ऑन दी सरफेस है, ऑन दी सरफेस है, ठीक है। तो सारा रिजल्ट वही। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, क्योंकि आर की वैल्यू कम हो गई ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर की वैल्यू कम हो गई, पहले ये आर था अब आर ये है, तो ऑन दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। अब करते हैं बेटे इनसाइड। इनसाइड इनसाइड वाले केस में क्या है कि ये आपके पास स्फीयर था, वही सॉरी शेल था स्फेरिकल, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इनसाइड कहीं यहां पे उसने बोल दिया कि पॉइंट पी यहां कहीं सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट पे निकालिए। अब क्या करोगे, आप इतना डिस्टेंस लेके, ये इतना डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, इसको लेके आप क्या करोगे, ये गॉसियन सरफेस बनाओगे। गॉसियन सरफेस बन गया, इस केस में गॉसियन सरफेस है, ये वाला पॉइंट को पास करता हुआ जाना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। अब इसमें आप सारे स्टेप्स कर लोगे बेटे। जब आप तीसरा स्टेप करोगे, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ ये चीज, जब आप तीसरा स्टेप करोगे, आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नो चार्ज। इनसाइड वाला केस जब करोगे, बाकी सब कर लोगे, गॉसियन सरफेस बना लिया, लिख लिया जी, फिर क्लोज्ड इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया, वो आ जाएगा आपके पास सेम जो अभी पहले आया हमारे पास, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब जब चार्ज की बात आएगी, चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, 0। तो अगर चार्ज एनक्लोज्ड 0 है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया, इट विल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो कितना है, 0। तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल्स टू 0, ये 0 है। अब अगर ये 0 है तो मतलब या तो ये टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकती, इसका कुछ एरिया तो होगा, इस गॉसियन सरफेस का कुछ एरिया तो होगा। तो डीए जो है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कौन बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड दी स्फेरिकल शेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और मैक्सिमम कहां पे हुआ, ऑन दी सरफेस, फिर जैसे बाहर चले उससे कम होता गया, उससे कम होता गया। इस चीज को हम एक ग्राफ की हेल्प से बेटे समझा सकते हैं। देखो ई और आर के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरफ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अंदर से शुरू करते हैं। ये स्फेरिकल शेल था, इसके अंदर मतलब कहीं भी, यहां कहीं भी पॉइंट हो यार था, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। कब तक 0 आएगा, जब तक हम अंदर हैं, जब तक हम अंदर हैं। जैसे ही हम अंदर से बाहर निकले, मतलब सरफेस पे पहुंचे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई थी, और ये वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम। तो ये एकदम से ऐसे राइज कर दी, यहाँ पे ई कितना है, मैक्सिमम। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ बाहर
की तरफ बढ़ते हुए, जैसे जैसे दूर दूर जा रहे थे आर ये वाला बढ़ता जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा था, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कम, क्लियर है ना। तो ये सीधी ऐसे नहीं आएगी, ये इस तरह से कुछ, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और ये वाला कौन सा एरिया, इनसाइड, इनसाइड, ये आउटसाइड, और ये ऑन दी सरफेस, ठीक है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी अच्छी चीजें हैं, समझ, मतलब हर चीज में कारण बता दिया, हर चीज का लॉजिक बता दिया, समझा दिया, ग्राफ भी बना दिया, डायग्राम भी बना दिए। मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बार बार ये चीज बोलती रहती हूँ, दोहराती रहती हूँ इन चीजों को, ठीक है। आप भी सोचते हो कि मैं बोर करते हैं बार बार एक चीज बोल के, बट मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अभी तो आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। दैट्स वाई बेटा मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है चीज। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।